हाँ जी, नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका प्रेम क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की अपनी जो सीरीज चल रही है उसमें अपना टॉपिक रहेगा भारत के तटीय मैदान। तो देखो, किसी भी कंपटीशन की जो तैयारी कर रहा है तो वो भारतीय तटीय मैदान पढ़ता है भारत के भौतिक स्वरूप में। जब भारत के भौतिक स्वरूप पर जो टॉपिक को पढ़ते हैं तब उसमें आता है भारत के तटीय मैदान। तो हम आज छोटी सी क्लास में इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, भारतीय तटीय मैदान है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो भाग है? तो देखो, एक तो पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल एरिया, ईस्टर्न कोस्टल एरिया या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईसीपी। और दूसरा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, कोस्टल का मतलब तटीय और प्लेन का मतलब मैदान। ठीक है, तो दो भागों में बांटा जा सकता है। अब आप पूछोगे कि सर तटीय मैदान की स्थिति क्या है? तो देखो, तटीय मैदान जो भारतीय मुख्य भूमि का जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मुख्य भूमि का जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार तथा अरब सागर तथा बंगाली खाड़ी के मध्य एक मैदानी भाग विकसित हुआ है जिसे कहा जाता है भारत के तटीय मैदान। ठीक है, तो देखो, जो पूर्वी घाट है, यहाँ पर क्या है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं दोनों तरफ, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री की पहाड़ियां। तो दोनों घाटों के मध्य पूर्वी घाट तथा बंगाली खाड़ी के मध्य है, तो वो तो होगा पूर्वी तटीय मैदान। और इधर सह्याद्री तथा अरब सागर के जो मध्य भाग है वो होगा पश्चिमी तटीय मैदान। तो देखो, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी क्लास फास्ट रहेगी क्योंकि इसे कम समय में हमें समझना है। तो देखो, भारत के तटीय मैदान, तो देखो, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर संकीर्ण तटीय मैदान का विस्तार है। मैंने प्रायद्वीपीय पठार बताया था ना, ये मुख्य भूमि है जो आपको येलो कलर में दिख रही है, येलो डार्क तथा लाइट कलर में, ये है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों की तरफ क्या है, संकीर्ण। संकीर्ण का तात्पर्य है कि पतला, पतला या पतली एक भूमि का विकास हुआ है, भूमि का विकास हुआ है जो मैदान के रूप में है, इसे कहा जाता है भारत के तटीय मैदान। तो प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर क्या है, संकीर्ण तटीय मैदान का विकास हुआ है। अब एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि सर देखो, जो भारत की तटरेखा की लंबाई है, भारत की तटरेखा की लंबाई है, जो भारत की मुख्य भूमि है, तो भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। तो देखो, भारत की जो मुख्य भूमि की जो तटरेखा की लंबाई है वो तो 6100 किलोमीटर है। इसी के साथ भारत के जो दो द्वीपीय समूह है, दो द्वीपीय समूह है, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उन्हें यदि मिलाकर पूछे कि भारत की जो कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो वो होगी 7516.6 किलोमीटर। कितनी? 7516.6 किलोमीटर। तो दोनों बातों को आपको याद रखना है कि भारत की तटरेखा की लंबाई पूछे मुख्य भूमि की तो वो तो है 6100 किलोमीटर, और यदि दोनों द्वीप समूहों को मिलाकर पूछे तो वो है 7516.6 किलोमीटर। अब देखो, जो तटीय मैदान है इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनका निर्माण कैसे हुआ? तो देखो, निर्माण तो है एक तो समुद्र की क्रिया से। तो समुद्र की क्रिया क्या है? तो देखो, समुद्र किनारे हैं तो होगा कि शायद समुद्र में जो जितना भी निक्षेप है, समुद्र में क्या है, जितना भी निक्षेप है वो किनारों पर आ गया होगा। दूसरी बात है कि नदी निक्षेपों से। तो देखो, नदी निक्षेप क्या है, दोनों तरफ क्या है, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इनसे क्या है, नदियां निकलती है, और नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर रेत वगैरह लेकर आती है और उन्हें क्या है, किनारों पर निक्षेपित कर देती है, किनारों पर क्या है, निक्षेपित कर देती है। तो इससे भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और तथा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का निर्माण हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। किस किस से हुआ है? समुद्र क्रिया से तथा नदी के निक्षेपों से। तो देखो, अगली स्लाइड देखेंगे। पहले पढ़ेंगे हम पश्चिमी तटीय मैदान को। किसको पढ़ेंगे हम? पश्चिमी तटीय मैदान को। तो देखो, विस्तार कहां पर है, विस्तार कितना है, तो कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसका विस्तार कहां से कहां तक है? कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। तो विस्तार है कितना? तो विस्तार है साथियों 1600 किलोमीटर का।
कितना है 1600 किलोमीटर लंबाई में इसका विस्तार है। गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। अब आप पूछोगे कि सर चौड़ाई कितनी है, तो देखो चौड़ाई है इसकी औसत है 64 किलोमीटर। कितनी है? कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी चौड़ाई कितनी है, तो है 64 किलोमीटर। बाकी आपको पूछे कि उत्तरी तथा दक्षिण की अपेक्षा मध्य में कम है, तो देखो उत्तरी भाग तथा दक्षिण भाग की अपेक्षा मध्य जो भाग है यहाँ पर क्या है, चौड़ाई कम है इसकी, 50 किलोमीटर से भी कम है इसकी चौड़ाई। जो उत्तरी तथा दक्षिण भाग की अपेक्षा मध्य भाग में क्या है, इसकी चौड़ाई कम है। अगला टॉपिक देखो, अगला फैक्ट देखो, नर्मदा तथा तापी नदी के मुहाने पर 80 किलोमीटर। तो देखो नर्मदा तथा तापी नदी है, ये क्या है, अरब सागर में किस राज्य से मिलती है, तो अरब सागर में मिलती है गुजरात राज्य से। तो देखो गुजरात राज्य में नर्मदा तथा तापी जो नदी है, नर्मदा तथा तापी जो नदियां हैं, इनके मुहाने यानी मुख, जहां पर ये अरब सागर में विलय होता है इनका, तो इनके मुख पर क्या है 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ठीक है। अब देखो अगला फैक्ट देखो, अधिकतर नदियां ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। तो देखो एस्चुरी का तात्पर्य है कि जो पश्चिमी जो ढाल है अपने भारत की, पश्चिमी जो ढाल है ना, वो क्या है, जो पश्चिमी जो भारत में ढाल है वो क्या है, एकदम से है। एकदम से तात्पर्य क्या है, तीव्र ढाल है, तीव्र ढाल है। ऐसे समझो कि कोई जैसे ऊंचाई से पानी को छोड़ते हैं तो वो डायरेक्ट क्या है, जो डायरेक्ट नदियां हैं वो समुद्र में मिल जाती है, उन्हें फैलने का समय नहीं मिलता। जो पानी आ रहा है नदियों में वो क्या फैलता नहीं है, क्योंकि ढाल तीव्र है। तीव्र है तो वो तेज गति से चलेगा और जाके अरब सागर में मिल जाएगा। तो ये क्या है, नदियां से फैलती नहीं है, धाराओं में बढ़ती नहीं है, वितरिकाओं में बढ़ती नहीं, इसलिए क्या है, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। एस्चुरी बोलते हैं इसे, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जो पश्चिमी घाट की जो नदियां ये तो करेगी ज्वार नदमुख का निर्माण, एस्चुरी का निर्माण, और जो पूर्वी घाट की नदियां हैं वो करेगी डेल्टा का निर्माण। डेल्टा का निर्माण का मतलब है कि वहां पे क्या है, जो नदी है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, स्लो होने पर क्या है कि वो फैलने लगती है, अनेक वितरिकाओं में क्या बटने लगती है, इससे क्या है डेल्टा का निर्माण होता है, दलदली क्षेत्र होता है जिसका निर्माण होता है फैलने से। अगली हेडिंग देखो, जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसके भाग कितने हैं, तो 4 भाग है। कौन कौन से है देखो, 1 नंबर है गुजरात का मैदान, 1 नंबर है गुजरात का मैदान। तो देखो कच्छ की खाड़ी से, कच्छ की खाड़ी से जो दमन व दीव का जो स्थान है, दमन दीव का स्थान है, वहां तक बोलते हैं इसे गुजरात का तट या काठियावाड़ का तट। यहां पर है कच्ची खाड़ी, यहां पर है दमन दीव। कच्ची खाड़ी से लेकर दमन दीव के बीच में जो तटीय मैदान लगता है उसे बोलते हैं काठियावाड़ या गुजरात का मैदान। ठीक है, क्लियर है। 2 नंबर पे अपना कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। तो देखो दमन, कोंकण तट रहेगा अपना दमन से लेके गोवा, दमन से लेके गोवा। ठीक है, दमन से लेके गोवा के मध्य है उसे बोलते हैं कोंकण तट। दमन से लेके गोवा तक के जो तट है, तटीय क्षेत्र है, उसे बोलते हैं कोंकण तट। उसका नाम क्या है? कोंकण तट। ये भी क्लियर है। 3 नंबर है कन्नड़ तट। तो गोवा से मंगलुरु, गोवा है राज्य, वहां से कर्नाटक के मंगलुरु, कर्नाटक के मंगलुरु तक इसे बोलते हैं कन्नड़ तट, क्योंकि ये कर्नाटक के राज्य का भाग है, कर्नाटक राज्य का भाग है, इसीलिए बोलते हैं इसे कन्नड़ तट। ठीक है, क्लियर है। ये भी देखो गोवा से मंगलुरु तक, गोवा से मंगलुरु तक है कन्नड़ तट। 4 नंबर और लास्ट है अपने भाग मालाबार तट। तो देखो मंगलुरु जो शहर है, मंगलुरु जो बंदरगाह है, उससे लेकर कन्याकुमारी तक, मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक क्या है, इसे बोला जाता है मालाबार तट। और ये मुख्यतः केरल राज्य का हिस्सा है। केरल राज्य का जो तटीय भाग है उसे बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, 1 नंबर पे गुजरात या काठियावाड़ का कच्छ की खाड़ी से लेकर दमन दीव तक है। 2 नंबर पे पढ़ते हैं हम कोंकण तट, दमन से लेकर गोवा तक है। 3 नंबर पढ़ते हैं कन्नड़ तट, जो कर्नाटक का मुख्य तटीय मैदान है उसे बोलते हैं कन्नड़ तट। वो है गोवा से लेकर न्यू मंगलुरु जो बंदरगाह है, न्यू मंगलुरु जो शहर है वहां तक। और 4 नंबर है मालाबार तट, जो है न्यू मंगलुरु बंदरगाह से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, ये क्लियर है अपने।
तो देखो यहाँ पे अलग अलग कलर में मैंने लगा दिया है, मार्किंग लगा दी है मैंने मानचित्र पे, ये देख लेना आप, ठीक है। जूम करके, जो आजकल क्या है यूट्यूब में एक फीचर आने लगा है जूम का, तो आप जूम कर लीजिएगा। अगला जो देखो, इसमें कुछ फैक्ट है, तथ्य दे रखे हैं इसके। पश्चिमी तटीय मैदान क्या है, तथ्य दे रखे हैं। क्लास थोड़ी स्पीड से होने वाली है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, क्लास थोड़ी स्पीड से होने वाली है। यदि एक बार में आपके समझ में नहीं आता है तो आप क्लास को वापस रिपीट लगा दीजिएगा। अगला देखो, एक इसमें पूछा जाता है पश्य जल क्या है। तो देखो पश्य जल क्या है, तो देखो समझो, पश्य जल को केरल में बोलते हैं कयाल। क्या बोलते हैं, कयाल। और जबकि इसका दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं लेगून। क्या बोलते हैं, लेगून। पश्य जल है उसे केरल में बोलते हैं कयाल, और लेगून इसका दूसरा नाम है। तो देखो ये अप्रवाही जल होता है। अप्रवाही जल का मतलब है कि ये रुका रहता है, प्रवाह नहीं होता इसका फ्लो नहीं होता, ये रुका रहता है। पहली कंडीशन तो ये है पश्य जल की। दूसरी बात देखो, लेगून झील है, तो लेगून झील को आप ये जो मानचित्र दिया है इसमें समझो आप, ये जो फोटो दे रखी है इसमें समझो कि जो पश्चिमी तट है अपना, वो क्या है, थोड़ा कट्टा पट्टा है, क्योंकि ढाल है, जो तीर वह है, चौड़ाई कम है। जो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियों से पानी आता है वो क्या है, तट को काट रखा है उसने। पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं या जो यहाँ से पानी के जो स्रोत है वो क्या है, तीव्र गति से आते हैं, और इन्होंने क्या है, तट को काट दिया है। ये कटा फटा तट है, तो इसमें क्या है, कुछ भूमि समुद्र के लेवल से डाउन है, नीचे है। कुछ भूमि क्या है, कुछ जगह जगह कुछ भूमि है वो क्या है, समुद्र के सी लेवल से क्या है, वो नीचे है। तो जो समुद्र का जो खारा पानी है वो क्या है, उस भूमि पर आकर रुक जाता है या इकट्ठा हो जाता है, और धीरे धीरे क्या है, एक झील का निर्माण शुरू हो जाता है या झील का रूप ले लेता है। वो जल है जो समुद्र का, वो क्या है, नीचे वाली भूमि पर आकर इकट्ठा होने लगता है, और एक झील का निर्माण होता है, या एक झील विकसित होने लगती है, जिसे क्या बोलते हैं, लेगून झील। देखो कुछ लेगून झीलों के उदाहरण है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लेगून झील क्या है। यदि आपसे पूछ ले कि लेगून झील क्या है, तो आप बता देना कि जो समुद्र किनारे जो भूमि है वहां पर क्या है, अप्रवाही जल है, अप्रवाह जल है, जिसका कोई प्रवाह नहीं है, वो क्या इकट्ठा होने लगता है, और एक झील का निर्माण शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं लेगून झील। तो देखो कौन कौन से, अस्तामेडी व बेमना झील। अस्तामेडी व बेमना झील इसके प्रमुख उदाहरण है। इसी के साथ देखो कयाल क्या है, तो कयाल मैंने बताया था ना कि केरल में जो पश्य झील या लेगून झील है उसे केरल में कहते हैं कयाल। तो देखो मालाबार तट पर, तो मालाबार तट मुख्यतः केरल का ही भाग है। मालाबार जो तट है वो केरल का ही भाग है मुख्यतः। तो कहाँ देखी जाती है कयाल, ये देखी जाती है मालाबार तट पर। लेगून झील को ही बोला जाता है केरल में कयाल। तो देखो काम क्या है इनका, उपयोग क्या करते हैं। कयाल जो झीलें बनती है, अस्थायी झीलें बनती है समुद्र खारे पानी से। तो देखो इनका प्रमुख उपयोग है मछली पकड़ने के लिए, और एक है पर्यटन के लिए, मछली पकड़ने के लिए तथा पर्यटन के लिए। अब देखो एक फैक्ट डायरेक्ट पूछ भी लेता है कि सबसे बड़ी कयाल झील कौन सी है, सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है। तो देखो सबसे बड़ी लेगून झील है वेमनाद या वेमनाद झील है, वो सबसे बड़ी झील है। और ये कहाँ पे है, ये केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है। जो अपना कोची बंदरगाह है, पश्चिमी तट का जो कोची बंदरगाह है, भारत का प्रमुख बंदरगाह कोची, वो इसी झील पर विकसित किया गया है। वेमनाद झील पर कोची बंदरगाह को विकसित किया गया है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाकी मैंने बता दिया कि क्लास थोड़ी क्या है, स्पीड में रहेगी, तो आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अगला तथ्य रहेगा इसमें, वो देखो नदियां कि पश्चिमी तटीय मैदान में कौन कौन सी नदियां शामिल है। देखो नर्मदा है, तापी है, मांडवी है तथा श्रावती नदी। श्रावती नदी कर्नाटक की प्रमुख नदी है, श्रावती नदी कर्नाटक की प्रमुख नदी है। बंदरगाह देखो कौन कौन से है। बंदरगाह के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां, तो देखो पश्चिमी जो तटीय मैदान है इसपे क्या है, जो जितनी भी बंदरगाह है वो क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है, हालांकि कुछ बंदरगाह जैसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है उसे क्या है विकसित किया गया है, लेकिन फिर भी जो लगभग जितने भी मुख्यतः बंदरगाह है वो क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इस तट पे क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह की परिस्थितियां अनुकूल है। तो कौन कौन से बंदरगाह देखो, कांडला, मझगांव, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नावा सेवा, मारमागांव, मंगलुरु तथा कोच्चि, ये प्रमुख बंदरगाहें हैं, ये प्रमुख बंदरगाह है। इसके आगे देखो
बड़ी तटरेखा भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में खनन, तेल की खोज, प्राकृतिक गैस पर अधिक अधिकारों की सुविधा प्रदान करती है। तो देखो पहले ही स्लाइड में पढ़ा था कि भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो हमने पढ़ा था कि मुख्य भूमि तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर और दो द्वीपीय समूह को मिलाकर जोड़े तो होगी 7516.6 किलोमीटर। तो देखो लंबी तटरेखा का फायदा क्या है, तो लंबी तटरेखा का फायदा है कि आसपास में जितने भी जो खनिज निकलते हैं, जैसे मुंबई हाई हो गया, अपना मुंबई हाई हो गया पश्चिमी तट पर, तो वहां से क्या निकलता है, वहां से जो प्राकृतिक तेल है पेट्रोलियम, प्राकृतिक तेल है पेट्रोलियम, वो निकाला जाता है मुंबई हाई से, तो इसका फायदा है। एक देखो पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं कैसे हैं, तो देखो इस क्षेत्र में क्या है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, इस क्षेत्र में क्या है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां है। तो यहाँ पर देखो यदि पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए तो अरब सागर से आने वाली हवाओं से क्या है, गतिज ऊर्जा से वो क्या है, विद्युतीय ऊर्जा में उन्हें कन्वर्ट कर सकती है। पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। 2 नंबर पे है केरल तट पर की रेत में जो मोनोजाइट पाया जाता है। केरल तटीय जो यहाँ पर रेत पाई जाती है उसमें क्या है, मोनोजाइट नामक खनिज मिलता है, मोनोजाइट नामक खनिज मिलता है। तो फायदा क्या है, देखो मोनोजाइट का किस उपयोग में आता है मोनोजाइट, तो देखो भारत में जितने भी परमाणु बिजली घर है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु बिजली घर है, तो उनमें ये मोनोजाइट काम में लिया जाता है परमाणु ऊर्जा बनाने में, परमाणु विद्युत बनाने में, ठीक है, मोनोजाइट का ही प्रयोग होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो चावल तथा काजू उत्पादन में कोंकण तट है अपना, चावल तथा काजू उत्पादन में जो कोंकण तट है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ कन्नड़ तट है, कन्नड़ का मतलब जो कर्नाटक का तट है, तटीय मैदान है, तटीय भाग है, वहां पर क्या है, लोहे के भंडार है, लोहे के भरपूर भंडार है। ठीक है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप इसे पढ़ लेना।